इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात मेरे दिमाग में पिंच कर गई कि बात तो सही है कि एक आदमी लोहे का काम करके टाटा बन सकता है, अगर एक आदमी जूते का काम करके बाटा बन सकता है, तो मैं निठल्ला क्यों बैठा हूं, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। और ये तो एजुकेशन का काम है, इससे बढ़िया काम तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहां से मैंने एक डिसीजन लेने के लिए सोचा। दूसरी बात आई पैसे की, पैसा कहां से अरेंज किया जाए, कि चलो डिसीजन तो ले लिया कि स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे ही पैसे की बात आई तो थोड़ा सा मन पीछे हटा कि यार अरेंज कहां से करें। पर फिर एक कैलकुलेशन मेरी आंखों के सामने आया कि उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि चल ठीक है यार, अभी नहीं, तू डिस ऑफ नहीं करता है, तुझे क्या लगता है 10,000 रुपये बच जाएगा, अगर तू डिस ऑफ नहीं भी शुरू करेगा तो तेरा पैसा नहीं लगने वाला है। मैंने कहा यार लगने तो वाला है। बोले कितने साल लगने वाला है, मैंने कहा 4 साल अभी और लगने वाला है, अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, बोले कितना लगने वाला है। तो फिर मैंने पहली बार उस दिन कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन किया तो मुझे पता चला कि 6 से 7 लाख रुपए में अपनी इंजीनियरिंग में खर्च करने वाला था। कॉलेज की एजुकेशन, एग्जाम फीस, एग्जाम फॉर्म्स, रहना खाना, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद आगे चीजें, और उसके मास्टर्स के लिए अगर मैं जाता तो उसमें अलग था। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने कहा यार 6 से 7 लाख रुपए तो लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद 6-7 लाख रुपए लगाने के बाद तेरी उम्मीद क्या है। मैंने कहा वही 20 से 25 हजार की नौकरी। तो उन्होंने कहा कि क्या गारंटीड है। मैंने कहा यार गारंटी इस दुनिया में किस चीज की है, तो फिर क्यों लगा रहा, तुझे नहीं लगाना चाहिए क्या, यहाँ तेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। यार प्रॉब्लम तो है यार, पापा के पास सैलरी भी बड़ी लिमिटेड आती है, अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या मैं तो यूं बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे एट दैट टाइम मेरे फादर की उतनी सैलरी भी नहीं थी, तो वो अपनी कमाई के अलावा, अपनी सैलरी के अलावा जो पुरानी उनकी कमाई थी उस सेविंग्स में से भी मुझे पैसा भेजा करते थे। तो मैंने कहा यार अभी तो कंडीशन ये है कि यार भाई वो तो ऐसे करके होता है। तो बोले कि मतलब अरेंजमेंट के दम पे काम चल रहा है। मैंने कहा हाँ यार, पूरा काम जुगाड़ के दम पर ही चल रहा है, अरेंजमेंट के दम पर ही चल रहा है। और इंडिया में ऐसी कोई फैमिली है ही नहीं, इवन जितने लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई बिस्तर पे लेट के जुगाड़ कर रहा है, कोई सोफे पे बैठ के जुगाड़ कर रहा है, हर किसी का अपना अपना जुगाड़ है। ठीक है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं जब लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की बारी हो जाती है, जब लॉकडाउन की बात हुई, पूरी दुनिया का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में एक चीज हम जरूर बोल सकते हैं, इस पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना काल में भूखे पेट तो कोई नहीं मरा है। कोरोना से लोगों की मौत हुई की बात समझ सकते हैं। मतलब इंडिया का आदमी इतना जुगाड़ू है कि ऐसे टाइम पे भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है। कोई साइकिल का जुगाड़ करके पहुंच गया, कोई पैदल का जुगाड़ करके पहुंच गया, कोई ट्रेन, कोई बस। मतलब जुगाड़ू तो इंडिया में लोग हैं। और मैं बोला यार जुगाड़ के मामले में तो है, मेरी तो सरकारी जुगाड़ के दम पे चल रही थी। तो उन्होंने बोला अगर भाई दुनिया जुगाड़ के दम पे चल सकती है तो तू अपने करियर के लिए जुगाड़ नहीं कर सकता। ये बात मुझे मोटिवेट करने वाली थी। तो मैंने कहा यार ऐसी बात है तो फिर तो जुगाड़ करना चाहिए। और मैंने कहा यार ठीक है, इसमें एजुकेशन की बात है, मैंने फैमिली से बात की, क्योंकि मेरे परिवार की एक सिचुएशन थी, एक हालत थी, एक सोच थी, बल्कि बोल सकता हूँ कि पढ़ाई के नाम से वो कितना भी पैसा देने को तैयार थे, भले उनके पास हो या ना हो, क्योंकि उन्हें ऐसा दिखता था कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो बहुत कुछ कर जाएगा। और ये ज्यादातर परिवार की सोच होती थी। तो मैंने परिवार को बताया कि पापा मैंने ना कुछ कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं, इंग्लिश स्पोकन करना है, मुझे स्किल डेवलपमेंट की तैयारी करनी है। मैंने तो उन्हें ज्यादा ऑनलाइन वगैरह समझाया नहीं, क्योंकि उस टाइम इतना क्रेज था नहीं, और मेरी फैमिली एजुकेटेड थी, लेकिन पुराने जमाने की एजुकेटेड थी, तो उनको इंटरनेट ऑनलाइन इतना समझता ही नहीं था। तो वो मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग चीज थी कि मैं अगर उन्हें ऑनलाइन इंटरनेट समझाने जाता तो ना मैं उन्हें समझा पाता, ना वो समझ पाते। इवन उन्हें तो जब ये बात पता भी चली तब भी उन्होंने बोला यार इंटरनेट पे पढ़ाई कैसे होती होगी। उनका उस समय सिचुएशन ये था। आज की बात अलग है, आज तो आज सब जानते ही हैं, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, घर बैठे आप लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग मिल रहे हैं, वीडियो कॉलिंग का जमाना है, व्हाट्सएप गांव में अच्छा बच्चा इस्तेमाल करता है, अनपढ़ व्यक्ति भी अपने बच्चे को इंटरनेट पर पढ़ाता है। तो आज की सिचुएशन अलग है, उस समय की बात अलग थी। तो मैंने जब पढ़ाई को लेकर घर में बात की तो पापा ने कहा चल अगर तैयारी वाली बात है, कुछ अच्छी चीजें हैं तो शुरू कर ले। और वहीं से मेरी स्टार्टअप हो गया, और मैंने इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर दिया, और बस ज्वाइनिंग हो गई मेरी। फिर उसके बाद मैंने काम करना चालू किया। तो क्या होता क्या, जब समोसे से चटनी फ्री मिल रही होती तो आदमी लेना पसंद करता है। जब ड्यू सॉफ्ट के एजुकेशन के साथ बिजनेस मिलता है और आदमी को दिखता है कि मेरा करियर बन सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। और मैंने भी इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, कुछ चैलेंजेस मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। व्हाट आर द चैलेंजेस। सबसे पहली बात तो ये थी कि आई वॉज डोंट नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मुझे इस बिजनेस के बारे में नहीं पता था, मुझे इस बिजनेस का करियर नहीं पता था। तो अक्सर मेरे अंदर एक डर होता था कि यार बिजनेस आ पाएगी नहीं। मतलब मैं आज देखता हूँ मार्केट के अंदर, जिसने एडमिशन लिया वो भी, जो एडमिशन लेने की सोच रहा है वो भी, जिसने एडमिशन नहीं लिया वो भी, सिर्फ इस वजह से इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आ पाता कि वाकई इस इंडस्ट्री में करियर है। उन्हें तो ये नहीं लगता कि ये कोई इंडस्ट्री भी है या ये बिजनेस आगे बढ़ेगा भी। तो उनके लिए ना मैं सबसे पहले कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा कि आज ये वाकई में एक इंडस्ट्री है और ये कितने बड़े लेवल पे चल रही है। तो आप लोग अगर अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन रखेंगे, मैं होस्ट से चाहूंगा कि वो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन चालू कर दें। तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आज यहाँ पर आप लोग मतलब आगे बढ़ सकते हैं और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इस इंडस्ट्री में आप कितना आगे जा सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास, ये एनुअल रिपोर्ट है। वर्ल्ड लेवल पे आज WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, उसने ये रिपोर्ट जारी की हुई है और उन्होंने ये बात बताई हुई है कि किस तरीके से आज हम आगे बढ़ सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और ये इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है, वह वो चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा।
जस्ट ए मिनट, इज देयर अ प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, नाउ वी आर ऑन। तो ये एक बड़ी गजब की चीज है। अब आप देखिएगा तो आपको यहाँ काफी कुछ समझ में आएगा। ये ग्लोबल बिजनेस रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और ये बिजनेस के रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं आज, ठीक है। ग्लोबल डायरेक्ट सेल्स को लेकर ये रिजल्ट्स हैं, आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ये WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ये रिपोर्ट जारी की थी, 2018-19 की रिपोर्ट है। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ये कितना ग्रो कर चुकी है। मेरे जो पढ़े लिखे भाई बहन है, जो 11th में है, 12th में है, जो एक बड़े करियर की तलाश में है, वो जरूर यहाँ पर ध्यान से देखें। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? तो इसके अंदर वर्ल्ड की जितनी भी बेहतरीन कंट्रीज है, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, कोलंबिया है, फ्रांस है, मलेशिया है, मैक्सिको है, न्यूजीलैंड है, पेरू है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, कजाकिस्तान है, हांगकांग है, चाइना है, ठीक है, ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व है। नाइजीरिया इन्वॉल्व है, कोरिया इन्वॉल्व है, मलेशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, 40 ईयर्स से इसमें इन्वॉल्व है, इटली इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, सेल्डिया इसमें इन्वॉल्व है। और इन्वॉल्व होने के साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में ये कितना आगे बढ़ चुके हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट में आज की डेट में ग्रोथ है इसका, कि अगर आज हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स इसमें लीड कर रहा है, और इसके अलावा चाइना इसमें लीड कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसमें जनरेट हो रहा है। 2015 तक ये बिजनेस 183.6 बिलियन डॉलर, ये सारी जो आपके सामने डिजिट दिए हुए हैं बिलियन डॉलर्स में है। 183.6 बिलियन डॉलर का ये बिजनेस 2015 तक रेवेन्यू जनरेट कर चुका था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब बिलियन को आप इंडियन, मतलब सॉरी, डॉलर्स को इंडियन रुपीस में आप खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इंडियन रुपीस में कितना आता है। 2016 में 187 बिलियन डॉलर, 2017 में 190.6 बिलियन डॉलर, 2018 में 192.9 बिलियन डॉलर, इतना बिजनेस इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। और इसमें लीडिंग कौन थे? तो लीड कर रहे थे इनमें दो सबसे बड़ी कंट्रीज, ठीक है, एक तो चाइना, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये दोनों लीड कर रहे हैं, दोनों थोड़ा सा आगे पीछे ही हैं, तो इन दोनों को नंबर 1 पोजीशन पे रखा जाता है, जिसमें 35,732 बिलियन डॉलर का जो बिजनेस था वो चाइना ने दिया, और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका ने 35,350 डॉलर का दिया। कोरिया इसमें लीड कर रहा है, जर्मनी लीड कर रहा है, जापान है, ब्राजील है, मैक्सिको है, फ्रांस है, मलेशिया, ताइवान, चाइना, मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि दुनिया की वो सारी लीडिंग कंट्रीज जिनके फॉलोशिप में हम लोग आगे बढ़ते हैं, या जिनको देख देख के हम सीखते हैं और उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज में ये बिजनेस बहुत टॉप पे है। और पूरी दुनिया में अगर 100% जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है, उसमें से 79% बिजनेस सिर्फ ये 10 कंट्रीज अकेला मिलकर दे देती हैं। और ग्रोथ रेट इनका कितना ज्यादा है, मतलब इन कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी ज्यादा क्यों है, ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भी है। फिर कुछ लोग बात करते हैं, सर 2 आएंगे नहीं, 4 आएंगे नहीं, या कितने लोग कर रहे हैं? तो पूरी दुनिया में 118.4 मिलियन पीपल्स डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। 2015 में ये आंकड़ा 104.6 था, 2016 में ये आंकड़ा 113.7 था, 113.7 मिलियन डॉलर, 116.6 2017 में, और 2018 का एग्जैक्ट आंकड़ा है 118.4 मिलियन पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको निकल के आ जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात जो अचंभे वाली है वर्ल्ड लेवल पे, वो मैं आपको दिखाता हूं, फिर इंडिया की भी बात करेंगे। तो इनमें जो लीडिंग है 74% हमारी बहनें हैं और 26% मेंस हैं, यानी कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई है जो पैसा कमा रहा है तो गर्ल्स हैं, और बाकी 26% जो है उसके अलावा मेंस है। अब इसके बाद इंडिया के अंदर क्या हाल है, मैं इंडिया की बात थोड़ा सा आप लोगों से करता हूँ, ठीक है, कि इंडिया के अंदर किस तरीके से ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है और इंडिया में ये बिजनेस कैसे लीड करते हैं आप, मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहूँ। करंट की बात करूंगा, 2009-10 की बात नहीं करूंगा, 2010 और 9 में तो काफी कुछ था ही, ठीक है, लेकिन अभी करंट की मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहूंगा। करंट रिपोर्ट्स, ठीक है, कि करंट रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं? करंट रिपोर्ट्स कुछ ये बोलती हैं कि आज कंट्री बेसिस पे देखा जाए तो एज वी ऑल नो, जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ग्रोथ बताया आपको, तो चलिए इंडिया पे लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, कि इंडिया के अंदर देखा जाए तो ये है इंडिया की रिपोर्ट्स, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ग्लोबल सेल्स तो मैंने आपको बता दिया कि 192.9 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है पूरी दुनिया में। चाइना जिसमें टॉप कर रहा है, 18.5% कंट्रीब्यूशन है। यूएसए भी जस्ट उसके पीछे ही है, 18.3% कंट्रीब्यूशन है। 2015-16 में डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर 8,308 करोड़ का व्यापार किया, डायरेक्ट सेलिंग ने ही
2017-18 में 11,670 करोड़ का व्यापार किया, 2018-19 के अंदर 13,080 करोड़ का व्यापार किया। और ये सारे के सारे डाटा को लेकर मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे डाटा नहीं है, ये केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट है, जो ऑलरेडी अपने आप में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फर्म है सर्वे करने के मामले में। ग्रोथ रेट इंडिया में 13% का है 2018-19 के अंदर। अभी 19-20 की रिपोर्ट नहीं आई, 19-20 की रिपोर्ट आएगी तो ये और ज्यादा बढ़ चुका है। 5.8 मिलियन, जैसे कि मैंने आपको बताया 118 मिलियन से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं। वैसे इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 5.8 मिलियन लोग एज ए डायरेक्ट सेलर इन्वॉल्व है। यानी कि मैं एक क्लियर बोल सकता हूं कि जैसे बाकी के सेक्टर्स के अंदर हम देखें तो सबसे बड़ा सेक्टर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट में माना जाता है आर्मीज को और रेलवेज को, जिनके पास 14 लाख और 7 लाख के आसपास एम्प्लॉइज हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 5.8 मिलियन यानी कि 58 लाख से ज्यादा लोग हैं जो एज ए डायरेक्ट सेलर पैसा कमा रहे हैं, और 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन लोगों को बटा हुआ है। और इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे की चीजें भी बड़ी गजब की हैं। ये एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से 2010 तक 40 बिलियन डॉलर का बिजनेस गया था, फिर 600 बिलियन डॉलर या 60 बिलियन डॉलर का बिजनेस गया, फिर 77, फिर 100 बिलियन डॉलर। और 2025 के लिए केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट है कि ये जो बिजनेस है ये 64,500 करोड़ का जाने वाला है। मतलब आप सोच लीजिए कि जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ इसका करियर, उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, खासकर उनके लिए जो भी बिगनर हैं और अपने करियर की तलाश में। और इंडिया के अंदर भी ये चीज बड़ी अच्छी है कि वुमेन्स यहाँ भी लीड कर रही है। 58% वुमेन्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में ज्यादा आगे हैं, और 42% जो है मेंस है। मेंस का रेशियो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में थोड़ा ज्यादा है कि वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ 26% और इंडिया में 42%। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, हमारी बहनों के लिए और हम लोगों के लिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं सर कि क्या ये बिजनेस सबकी नजर में है? तो देखिए, जिस भी चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप उसको बेटर मानने लग जाते हैं। तो पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत इंडिया में कब हुई? 2009 में जोड़ने जाने का काम और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, वो बोल सकते हैं। लेकिन 2016 के बाद से आप ये सब नहीं बोल सकते, बिकॉज एट 2016 गवर्नमेंट ने एक मॉडल गाइडलाइन बनाई 9 सितंबर 2016 को, और 26 अक्टूबर 2016, 26 अक्टूबर 2016 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस डेट में भारत सरकार ने गजेटिंग बनाकर, गाइडलाइंस बनाकर लॉन्च कर दी, और पूरे इंडिया के अंदर 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य के अंदर, हर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उन्होंने एक आईएएस कैटेगरी का जो ग्रेड 1 ऑफिसर है उसे एक नोडल ऑफिसर बनाकर अपॉइंट किया गया है। ठीक है। मतलब आप एक चीज सोचिए कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को लेकर गवर्नमेंट का रुझान आ रहा है और वो उसके लिए डिपार्टमेंट बना रहे हैं और अपने भाई कलेक्टर रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब डेफिनेट सी बात है कि उसके अंदर कुछ तो बड़ा होगा, तभी वो लोग कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ ही इस गाइडलाइंस के हिसाब से ही आज लगभग 13 स्टेट्स हैं जो अपनी गाइडलाइन जारी कर चुके हैं, ये उनके नाम हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो ये तो मैंने जो आप लोगों से बात की, ये मैंने आपसे बात की कि इंडस्ट्री का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट कर रही है। यानी कि एक ऑप्शन के रूप में लेते हैं एज ए पार्ट टाइम और एज ए फुल टाइम और एज ए कैरियर, तो आपका करियर कहीं ना कहीं सिक्योर हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है ड्यूसॉफ्ट की। अगर मैं बात करूं ड्यूसॉफ्ट की, तो ड्यूसॉफ्ट इनमें बेस्ट क्यों है, या आप ड्यूसॉफ्ट के साथ आते हैं तो आप क्यों आगे बढ़ेंगे? तो इसका अभी सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो पिछले एक हफ्ते के अंदर भारत सरकार ने जो शिक्षा को लेकर नई पद्धति लेकर आया, वो आपके हर सवाल का जवाब है। उसे मैं आपको बताता हूँ कि एक जमाना था कि इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पढ़ाई करवाने का तरीका था वो आपको पता है कि बरगद के पेड़ के नीचे हुआ करता था। फिर आश्रम गुरुकुल के जरिए पढ़ाई हुई, फिर स्कूल और कॉलेजेस के जरिए पढ़ाई हुई, फिर धीरे से स्कूल कॉलेजेस को भी अपग्रेड कर दिया गया। तो वो जो टाटपट्टी में बैठ के हम पढ़ते थे, वहाँ बेंचेस लगाई गई, फिर ब्लैक बोर्ड लगाए गए, अभी व्हाइट बोर्ड लग गए थे, और अब कहीं ना कहीं वहाँ स्मार्ट क्लासेस के साथ उन्हें शामिल किया जा रहा है। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना काल के अंदर आपको पता है कि पढ़ाई करनी हो किसी भी बच्चे को, क्लास 1 से लेकर मैं अप टू एनी बडी, जो चाहे ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे पीएचडी होल्डर हो, कोई भी, किसी की भी मैं बात करूं तो लोकल फॉर वोकल की बात चल रही है। आप अपने लिए ब्रश, जीवी तेल, कंघी, मंजन पाउडर ब्रांडेड नहीं मिल पा रहा है, लोकल वाला आप अगल बगल से ला सकते हो। लेकिन अगर बात पढ़ाई की जाए तो कौन है जो लोकल में पढ़ा रहा है? क्योंकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग तो सारे बंद है। तो सिर्फ एक ही माध्यम है जिसके जरिए पढ़ सकते हो, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑनलाइन। अब जब ऑनलाइन के ऊपर पढ़ाई करवाने की बारी आती है तो नो डाउट आसपास स्कूल और कॉलेज के टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, बट इज दे हैव एक्सपीरियंस? हैव दे एक्सपीरियंस? क्या उन्हें एक्सपीरियंस है इंटरनेट के जरिए पढ़ाया कैसे? पढ़ाने का तो उन्हें बहुत अनुभव है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इंटरनेट के जरिए कैसे पढ़ाया जाता है, क्या उसका उन्हें अनुभव है? और इस बात को बताते हुए मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, बड़ा गर्व होता है कि मैं एक ऐसी एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक ऐसी सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ 10 साल से, जिसने इंडिया के अंदर इंटरनेट के जरिए पढ़ाई की सबसे पहले, यानी कि सन 2000 के अंदर शुरुआत कर दी थी। यानी कि कम से कम भी 10 साल पहले, जब किसी ने भी इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन या एजुकेशन को वर्चुअल कैंपस के जरिए सोच रखा था, उसके भी पहले। और भारत सरकार तो अभी लेकर आ रही है।
अब इसके अलावा हम देते क्या है, हम आपसे अब बात कर रहे हैं स्किल्स की, हम जिसमें इंग्लिश स्पोकन की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर कोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम आपसे बॉडी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। और आज इन चीजों की बात कौन कर रहा है? इन चीजों की बात मोदी साहब कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आपसे बोलते हैं आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, आप कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ सोचिए, आप स्वरोजगार की तरफ बढ़िए, ठीक है, आप आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है, आप सरकार के भरोसे मत बैठिए। ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोलता मोदी सरकार बोल रही है आज की डेट में, और जितने भी प्रमोशंस हो रहे हैं। और लगभग लगभग 24 से 32 साल के बाद जाकर इंडिया के अंदर एजुकेशन मॉडल को चेंज किया गया है, ठीक है। और एजुकेशन मॉडल को चेंज करने के बाद मैं जितनी चीजें देख रहा हूँ उस एजुकेशन मॉडल में, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, खुशी भी होती है, प्राउड भी होता है कि जितनी चीजें गवर्नमेंट अब अभी उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, लागू नहीं किया है, हो सकता है इस साल करें या अगले साल करें, लेकिन बना लिया है, वो चीज बिल पास हो चुका, सब कुछ, शिक्षा पद्धति चेंज होने वाली है, 100% श्योर है, ठीक है। लेकिन जिस चीज को अभी लागू करेंगे वो चीज ड्यू सॉफ्ट ऑलरेडी 20 साल से करके आ रही है। एजुकेशन में मोटी मोटी बात करते हैं हम, किस चीज पे वो बात कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर उन्होंने जो हमारा 10+2 का मॉडल था उसे उन्होंने 5+3+3+4 पे उन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर वो किंडरगार्टन ट्रेनिंग से लेकर तीसरी कक्षा तक का उन्होंने एजुकेशन अलग रखा हुआ है। फिर उसके बाद चौथी, पांचवी, छठवीं का एजुकेशन अलग रखा हुआ है, तीसरी, चौथी, पांचवी का एजुकेशन अलग रखा हुआ है। और उसके बाद वो छठवीं कक्षा से बात कर रहे हैं, यानी कि 6 और 4 10 या 11 साल की उम्र के अंदर आपसे बात कर रहे हैं कि आपको व्यावसायिक ज्ञान देंगे वो, यानी कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए, आप अपने इस एज में ही ये देखना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए कि बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है। और आज की यंग एज के अंदर जो पुरानी एजुकेशन मॉडल से उन्होंने पढ़ाई की हुई है, उनकी थिंकिंग क्या है, सर अभी तो मैं 17 का ही हूँ, अभी तो सर 18 का हूँ, अभी तो सर 12वीं कर लूँ, सर अभी तो कॉलेज कर लूँ, अभी तो सर अभी ठीक है कोरोना चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, सर मैं तो फर्स्ट ईयर में, सर मेरा फाइनल होगा उसके बाद देखेंगे, अभी क्या टेंशन है। कहाँ लोग इस चीज की सिचुएशन मतलब इस तरह से सोच रहे हैं। और जो आने वाली जनरेशन है उससे गवर्नमेंट 11 साल से ही बिजनेस के लिए तैयार करने की बात कर रही है, मतलब 11वें साल की जो उम्र रहेगी उस उम्र से तैयार करेगी। तो भाई साहब आपकी जो राजगद्दी है, यानी कि आपका जो करियर है वो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि वो बंदा अगले 5 साल में, यानी कि 11 और 5 16 साल की उम्र में जब आप 22 या 25 साल के पहुंचेंगे और अपना ग्रेजुएशन या पीएचडी कंप्लीट करेंगे, आपसे ज्यादा शार्प हो चुका होगा वो बंदा। उसके अलावा वो बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की कोडिंग की, यानी कि वो क्लास 6 से जो है कंप्यूटर सिखाने की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर एजुकेशन तो पहले भी चलता था, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी आप और हम जुड़कर बात कर रहे हैं, यानी कि जूम एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बनाना हमें से ज्यादातर लोगों को नहीं आता, और ये सब कुछ कोडिंग के अंतर्गत आता है, और सरकार 6 क्लास से इसे सिखाने की बात कर रही है। मतलब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट अब अपग्रेडेशन की तरफ जा रही है, वो स्किल्स को डेवलप करना चाह रही है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो बंदे की थिंकिंग स्किल हो, चाहे वो एक बंदे की कंप्यूटर स्किल हो, और इस चीज पे ड्यू सॉफ्ट पहले से काम करते आ रहा है। यानी कि हम इस सारे के सारे सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस में सबसे पुराने और सबसे बड़े हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन की स्टार्टिंग करने वाले सबसे पहले हैं, और ये यही एक वजह है कि जिसकी वजह से रुझान ड्यू सॉफ्ट की तरफ लोगों का बढ़ गया। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, 2016 में नोटबंदी हुई, सबको पता है। नोटबंदी के टाइम पे लोगों के पास ट्रांजेक्शन को लेकर इशू आ गया था, ठीक है। तो उसके लगभग 2-3 साल पहले एक सिस्टम इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था, एक एप्लीकेशन इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी, दैट इज पेटीएम। लेकिन लोगों को यूज ही नहीं था, उतना उतने लोगों के पास था ना, लोग उसे डाउनलोड करते थे ना इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसी नोटबंदी आई तो पेटीएम के बारे में आ रहे होंगे, क्योंकि लोगों के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन लोग पर ट्रांजेक्शन को लेकर इश्यूज आ रहे थे, कैश उनके पास था नहीं, ज्यादा कैश निकालने की परमिशन नहीं थी, तो उन्हें पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए वो ऐप बहुत ज्यादा काम आई, और इसी वजह से ऑटोमेटिक वो ऐप ऊपर गई, और कहीं ना कहीं लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, और आज हर किसी के मोबाइल में वो मिल जाती है लगभग, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। और उसी के देखते देखते फिर किसी ने फोन पे, गूगल पे और बहुत सारी एप्स नई नई आई, लेकिन पेटीएम उसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसने अपना खुद का एक बैंक भी डाल लिया, जबकि फोन पे तो यस बैंक की ऐप है, बल्कि उसने अलग से कोई अपना बैंक नहीं खुला हुआ है। सेम एज इट इज मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आज से 20 साल पहले ड्यू सॉफ्ट एक सोच के साथ ऋषि सर ने शुरू की कि इंडिया के अंदर एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन लोग एजुकेशन को ऑनलाइन के ऊपर लेना चाहेंगे। 10 साल पहले हमने भी इसी सोच के साथ शुरू किया कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बच्चा इंटरनेट के जरिए पढ़ाई करेगा, और आज 4G टेक्नोलॉजी के बाद ये चीज हो रही है, ठीक है। आज सरकार भी इस चीज को लेकर आई, इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जहां हर बंदा पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको अपने आसपास कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा जरिया नहीं मिल रहा जो उसे पढ़ा पा रहा है, या कोई ऐसा जरिया नहीं मिल पा रहा जिसका करियर बढ़ा पाना पा रहा है। यानी कि पढ़ाई करने के लिए उसे जाना हो तो उसके पास एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कमाई करने के लिए जाना हो तो पूरे इंडिया के मार्केट किस तरह से क्रैश हो चुका है, इंडिया के अंदर लोगों की जॉब्स कैसे जा रही हैं, लोगों की सैलरीज कैसे जा रही है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन ये रियलिटी है, मैंने खुद देखा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी अभी कई लोगों की जो पेमेंट है वो 1-1, 2-2 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद मिल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी फंड कम है, नई जॉब्स वो निकाल नहीं रहे। अब आलम ये, मतलब बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा। तो ये जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो ड्यू सॉफ्ट 20 साल से लेकर बैठा है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट के सॉल्यूशन को लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, उन्हें पता चल गया ये प्रॉब्लम पहले दूसरों की थी, अब ये हमारी भी बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह, जिसकी वजह से ड्यू सॉफ्ट अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपका ग्रोथ चालू हो जाएगा। बस यही बात आज से लगभग ये बोल सकता हूँ, यस आई कैन से 10 साल पहले मुझे समझाई गई थी कि ऐसा ऐसा होगा,
मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए उस समय थोड़ा सा मुश्किल था इस चीज को अंडरस्टैंड करना और इस चीज के ऊपर भरोसा करना, लेकिन यस यू कैन बिलीव इट, आप इस चीज को बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि ये इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर कोई चीज अगर चालू थी, किसी चीज का हमने इस्तेमाल किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन था। स्कूल, कॉलेज, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, होटल मोटल, हर चीज बंद था, लेकिन सिर्फ एक ही चीज चालू थी, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर डिजिटलाइज, चाहे वो ई शॉपिंग रहा हो, चाहे वो ई कॉमर्स रहा हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन रहा हो, या डिजिटल मार्केटिंग रही हो, वेब सीरीज रही हो, वो हर चीज चालू थी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थी। और वी आर वेरी लकी, आप बहुत लकी हैं कि आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिल रही है जो 20 साल से ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और आप अगर इसके साथ जुड़ते हैं, जनरली आप छोटे मोटे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं तो आपको भी पता है लैक्स आपको खर्च करना पड़ता है, किसी के पास उतना बजट नहीं बन पाता, लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इस डिजिटल बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि 10,000 में तो आपको एजुकेशन मिल जाता है, जो एक वैल्यूबल है और जो कहीं ना कहीं आज आपके और आपके परिवार के लिए जरूरी है ही। स्किल्स के बगैर भी किसी का नहीं चलता, कंप्यूटर्स के बगैर भी किसी का नहीं चलता, और इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और अगर कोई ये बोलना चाहता है कि सर वो आसपास भी हमारे मिल जाता, तो मेरे भाई, आप KG 1 से लेकर 12th तक हर क्लास में एक सब्जेक्ट इंग्लिश का पढ़ते आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपको इंग्लिश कितनी बोलनी आ गई, इस बात से आप समझ जाओ कि आपने लाखों रुपए खर्च करके कितनी इंग्लिश सीखी है, ठीक है। लेकिन ड्यू सॉफ्ट के अंदर आप अगर आते हो, तो ड्यू सॉफ्ट का जो भाई राइटिंग है, रीडिंग है, इसके अलावा लर्निंग है, वो पूरा मॉड्यूल ही ऐसा बनाया गया, जब इस बंदे को चीज को बंदा सीखता है तो कहीं ना कहीं उसे समझ में आ जाता है और वो सीख जाता है। क्योंकि 3 महीने का एनवायरमेंट, मतलब 5 साल का बच्चा भी इंग्लिश सीख जाता है, जबकि हमारे KG 1 से लेकर 12वीं तक नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन मॉडल उतना स्ट्रांग नहीं है। एजुकेशन तो है, बट उस मॉडल में उतनी स्ट्रांगनेस नहीं थी, और उस चीज को कहीं ना कहीं आज गवर्नमेंट अपने एजुकेशन मॉडल में अपडेट करके लेकर आ रही है। देखो, 5 साल पुराना जो iOS होता है ना, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी अपडेट हो जाता है, नहीं तो उसको भी लोग लेना बंद कर देते हैं। आप अपने मोबाइल में ढेर सारी एप्लीकेशंस यूज करते हो, आज अगर उस एप्लीकेशन को भी आप अगर 1 या 2 महीने अपडेट ना करो, तो वो एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं करती। लेकिन जब एजुकेशन या बिजनेस या करियर की बात आती, तो आपने लास्ट टाइम अपने करियर ऑप्शन को कब अपडेट किया? आपने लास्ट टाइम अपने एजुकेशन मॉडल को कब अपडेट किया? ठीक है, आपने अपने नॉलेज को अपडेट किया, तो आपको पता होगा कि शायद हमने कभी किया ही नहीं सर, हम तो दकियानूसी पुराने जमाने के 32 साल पुराना एजुकेशन मॉडल पढ़ते आ रहे हैं, जो किसी जमाने में अंग्रेजों ने इसलिए दिया था ताकि वो इंडिया के लोगों से कम्युनिकेट कर सके, या कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के माइंड में एक चीज सेट कर सके, जॉब सीकर वाली मेंटलिटी, कि भैया चुपचाप काम करो, ज्यादा कुछ बातें मत करो। तो कहीं ना कहीं ये चीज उन्होंने डाली, तो उन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से डाली थी, लेकिन अब इस एजुकेशन मॉडल को गवर्नमेंट चेंज कर रही है, और वी आर वेरी लकी कि हम 10 साल से यही काम करते आ रहे हैं। और अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो ये चीज आपको आगे लेकर जाएगी, और इसी की वजह से लोग अचीव करते हैं। कुछ लोग बात करते हैं, सर अगर इतना टाइम आपने लगाया तो क्या अचीव किया? कोई 2 लोगों की बात कर रहा था, 5 लोगों की बात कर रहा था, मैंने वर्ल्ड लेवल का तो डाटा बता दिया, आपको इंडिया लेवल का भी डाटा बता दिया, अब अपना भी बता देता हूँ। 2, 4, 10, 20, 25, 50 लोग की बात करते हैं लोग। मेरे पास आज 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 नहीं, बल्कि 12,000 से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। मतलब अगर आप इस सोच में है कि सर आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये चीज तो निकाल दीजिए। आएंगे क्यों, वो तो मैंने आपको बता दिया, और आए कितने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज व्यूसॉफ्ट एकेडमी के साथ 45 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, और ये गारंटीड है कि ये 2020 और 2021, जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन सॉल्व होगी, तब तक जो ड्यूसॉफ्ट का ग्रोथ रेट है, शायद वो अगले 10 लाख सब्सक्राइबर और इसी साल के अंदर क्रॉस कर जाए, ठीक है। क्योंकि आज आप भी जानते हो कि इस चीज की वैल्यू कितनी ज्यादा है। और अगर मैंने अचीव क्या किया, कमाया क्या इस ड्यूसॉफ्ट से, अगर मैं उस पर बात करूं, तो इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए मैंने अपना फाइल कंप्लीट करते करते अपनी पॉकेट मनी के लिए जो पैसा घर से लेना होता था, वो 10-12 हजार खुद अचीव किया। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं मास्टर्स की तरफ जा रहा था, तो मास्टर्स कंप्लीट करते, मास्टर्स में एडमिशन लेते लेते मैं अपनी खुद की कमाई की व्हीकल होंडा स्टर्नर ले चुका था। इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए जब मैंने अपना MBA ड्रॉप किया, जब मैंने अपना मास्टर्स ड्रॉप किया, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैंने MBA ड्रॉप किया हुआ है। तो जब मैं MBA ड्रॉप कर रहा था, तो MBA ड्रॉप करने के 1 साल के अंदर 2016 के अंदर मैंने अपनी खुद की कमाई से, इसी ड्यूसॉफ्ट की कमाई से 10.5 लाख की फोर्ड इको स्पोर्ट खरीदी। इसी ड्यूसॉफ्ट से 2017 के अंदर जो 1.5 लाख रुपए एक सप्ताह की जो कैप हम बोलते हैं, उसे 1 नहीं 2-2 बार मैंने हिट किया। और इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए 2017 में पहली बार मुझे विदेश जाने का मौका मिला। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो कभी कहीं ज्यादा गया नहीं होता, उसे विदेश जाने का मौका मिला। इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए 2017 के लास्ट में मेरा रॉयल्टी यानी कि डिप्लोमेट लेवल, जिसे आप रिटायरमेंट बोलते हैं, वो कंप्लीट हुआ। 2018 में मैंने एम्बेसडर किया। सेकंड टाइम मुझे फॉरेन जाने का मौका मिला, फिर थर्ड टाइम फॉरेन जाने का मौका मिला। और एट दैट टाइम 2020 तक मैं देखूं तो आई हैम 7 टाइम्स फॉरेन रिटर्न में 7 बार इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए विदेश की यात्राएं कर चुका हूं, और हॉलिडेज के लिए किया है, किसी नौकरी को अप्लाई करने के लिए नहीं गया। तो ये चीज मैंने ड्यूसॉफ्ट से अचीव की। और दोस्त लोग बोलते हैं कितना कमाया आपने, जब 10,000 आ जाए तो बताना, 20,000 आ जाए तो बताना। 10, 20, 25, 50,000 नहीं, बल्कि इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए 12,000 लोगों से ज्यादा का नेटवर्क बनाकर 60 लाख रुपए से ज्यादा मैंने ड्यूसॉफ्ट से ऑलरेडी कमाया हुआ है, ठीक है। मतलब टोटल आज मैं अपनी इनकम करता हूँ तो आई थिंक
समथिंग 70-72 लाख से ऊपर का मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, और जितने मेरे माइल्स है उसके अकॉर्डिंग उठाकर देखता हूँ तो आई थिंक 45 लाख के समथिंग मैं ड्यूसॉफ्ट एकेडमी से कमा चुका हूँ। और मंथली इनकम की कुछ लोग बात करते हैं, सर इसमें शायद रेगुलर नहीं आता। अगर रेगुलर इनकम की बात करूं तो आई हैव टू शो यू कि भाई इस बिजनेस के अंदर रेगुलर कितनी इनकम आती है, मैं उस पर भी आपको लेकर चलता हूं आज। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है जब किसी को मैं अपनी रेगुलर इनकम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं। चलिए, ये है, मैं आज आपको अपनी रेगुलर इनकम पे लेके चलते हैं। वैसे काफी टाइम से वेब पेज खुला हुआ है तो शायद लॉग आउट ना हो जाए, फिर भी मैं दिखाता हूं आपको कि लास्टली हमने कितनी इनकम हिट की हुई है। एज आई नो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती है, अपनी खुद की आईडी है, खोल लेते हैं। यस, नाउ इंसेंटिव पे बात करते हैं। तो 5 साल बोलते हैं किसी भी चीज में करियर बनाने को लगता है। 2010 में हमारी ज्वाइनिंग हुई, 2015 तक हमने 5 साल बिताया, 2016 से ले लेते हैं, 2016 गेट रिकॉर्ड्स। यस, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं आपको, तो एकदम स्टार्टिंग से आएगा। 8/3/2016 3500 रुपए, फिर 8/4/2016 4000 रुपए, उसके बाद 8/4 के बाद 1/6/2016 4000, 16/6/2016 15,000, 23/6/2016 7,000, 1/7/2016 4,000, 8/7/2016 4,000, फिर 16/7 को 4,000, फिर 25/7 को 7,000। 7वें महीने में ही 4 पेमेंट पूरी भरी हुई, 1 तारीख को 4,000 की, 8 तारीख को 4,000 की, 16 तारीख को 4,000 की, 25 तारीख को 11,000 की। 8 तारीख के बाद फिर 8वां महीना आया 3500 रुपए, फिर 9वें महीने में 3500 रुपए, फिर 4,000, फिर 4,000, फिर 15,000 रुपए। नेक्स्ट लेके चलता हूं मैं आपको, ये 24/12/2016 तक की आपको दिखाई मैंने आपसे। अब 2017 पे चलते हैं, तो 2017 में मैं आपको लेकर चलता हूं। हमारे 2017 3500, फिर 24/1 3500, फिर 1/2 4,000, फिर 8/2 4,000, फिर 15/2 4,000, फिर 1/3 4 11,000, और ऐसे होते होते 17/7 को पहली कैप यानी कि 1.5 लाख रुपए मैंने हिट की हुई थी। फिर उसके बाद लेकर चलता हूं मैं आपको। नेक्स्ट स्टेप मैंने 1/10/2017 इस डेट में मैंने 1.5 लाख रुपए फिर से एक हफ्ते का कमाया हुआ था, जिस पे मैंने आपसे बात की। 10/7 को फिर 7500 रुपए, और फिर रेगुलर इनकम मेरी इंक्रीज हो चुकी थी। इनकम एंड होते मतलब मंथ के एंड होते थे 12वें महीने में मैंने 1/12 को 7,000 रुपए, 8/12 को 34,000, 16/12 को 22,000, और फिर 23/12 को 15,500। मतलब टोटल अगर आप करेंगे तो 30 20 50 और 10 60 और 70 समथिंग 75-80 हजार रुपए समथिंग मेरी इनकम उस समय 1 मंथ की बनती थी 2017 में। अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको सीधे 2018 की तरफ। 2018 में हम चलते हैं, तो 2018 में तो लगभग हर वीक काफी लंबे लंबे पेमेंट बने हैं। तो 1/1/2018 26,000, फिर 15,000, फिर 7,000, फिर 4,000, फिर 22,500, और इसी में देखें हम तो तीसरे महीने में 1/3 को 22,500 रुपए, फिर उसके बाद 8/3 को 11,500 रुपए, फिर उसके बाद 15/3 को 45,000 रुपए, 22/3 को 33,500 रुपए। ये रेगुलर पेमेंट थी। इसी साल के लास्ट में ले चलता हूं मैं आपको सीधे, ठीक है, क्योंकि पेमेंट्स काफी ज्यादा हैं तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1/12/2018 18,000 रुपए, 8/12/2018 1,000 रुपए, फिर 16/12 15,600। एवरेज इनकम 15,000 ही पकड़े तो 60-80 हजार रुपए उस समय भी मेरा बनता था 24/12/2018। और एट दिस टाइम अगर मैं अभी करंट टाइम की बात करूं तो करंट टाइम पे अब मैं लेके चलता हूं आपको सीधे कि करंटली मेरी इनकम कितनी बनती है, या करंटली मैंने कितनी इनकम अचीव की हुई है, मैं सीधे आपको उस पर लेके चलता हूं। तो ये 12,598 ये मेरा टोटल नेटवर्क है जो लास्ट में दिखा रहा है फॉलोअर्स। ठीक है, 93,500 इस करंट वीक की मेरी इनकम थी 8 जुलाई जो आपके स्क्रीन पे दिखा रही है। और ऑन स्क्रीन में अब आपको लेकर चलता हूं 8 जुलाई 93,500, फिर उसके 13 जून 93,500, 23 जून 1,05,000 रुपीज, 15 जून 71,500, 8 जून 56,500, 31 मई 52,000, 23 मई 98,000 और 16 मई 52,000। मतलब यदि आप पिछले 8 हफ्तों की मेरी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो 6,22,000 रुपए से भी ज्यादा मैंने कमाया हुआ है। मतलब एवरेज इनकम
लोग जो बात करते हैं सर 10-20 हजार 25 हजार आपको मंथली आने लग जाए तो बताना 10 हजार नहीं, 20 हजार नहीं, 50 हजार नहीं। यस आई प्राउडली से कि मैं ड्यू सॉफ्ट से 3 लाख रुपए हर महीने का इस लॉकडाउन के पीरियड में भी कमा रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और ये सब कुछ अचीव हुआ, क्यों हुआ? लास्ट में आपका 2 मिनट 3 मिनट और लेना चाहूंगा, उसके साथ फिर हम वाइंड अप करेंगे। ये सब कुछ हुआ क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था 10 साल पहले करने का। हम में से ज्यादातर लोगों की सोच क्या होती है पता, जब भी हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका आता है ना, तो हम उसे टाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब किसी को हम वो चीज अचीव करते देखते हैं, जैसे मुझे कुछ लोग अचीव करते, शायद आपकी किस्मत अच्छी थी। मैंने बताया आपको मेरी किस्मत कैसे अच्छी थी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला मुझे मौके दे रहा था। आपको शायद इतने बार मौके मिले या ना मिले। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर के अंदर ना 2 पत्थरों में आपस में बहस होने लगी, ठीक है। जो टाइल्स वाला पत्थर था वो जो भगवान वाला पत्थर है, उस भगवान वाले पत्थर से सवाल करने लग गया, ठीक है। और बोलता है कि यार मुझे ना तुझसे बड़ी नफरत होती है, अगर मुझे मौका मिल जाए ना तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो वो भगवान वाला जो पत्थर था वो अचानक हैरान हो गया, यार मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया, देख तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, आखिर तेरे को ऐसा क्या बुरा लगता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तू मुझे छोड़ना चाह रहा है या मेरे साथ तू ऐसा करना चाह रहा है। तो वो इतने गुस्से में एकदम एग्रेशन में बोलता है, मुझे अगर बंदूक मिल जाए ना, बंदूक, तो यकीन मान कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो उस भगवान वाले पत्थर ने बड़े प्रेम से सवाल किया, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, हम दोनों एक ही जात के हैं, आप भी इंसान मैं भी इंसान, आपको भी मौका मिला मुझे भी मौका मिला, फिर आप इतना नाराज क्यों है भाई, तू इतना नाराज क्यों है? बड़े प्यार से उसने सवाल किया। तो उसने कहा कि जब तू खुद बोल रहा है कि तू भी पत्थर है और मैं भी पत्थर हूं, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग तेरे ऊपर दूध घी चढ़ाते हैं, लोग तुझे पूजते हैं, लोग तुझे मालाओं से स्वागत करते हैं, और मेरे ऊपर लोग चप्पल उतारते हैं, मेरे ऊपर लोग नारियल फोड़ते हैं, मेरे ऊपर लोग पैर रख देते हैं, मेरे ऊपर लोग वेस्टेज डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो उस पत्थर ने, भगवान वाले पत्थर ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। अगर ये एक लाइन आप आज यहाँ से लेकर चले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आप ड्यू सॉल्व करें ना करें लेकिन कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगे। उस आदमी ने सिर्फ एक ही बात बोली, उस भगवान वाले पत्थर ने सिर्फ एक ही बात बोली कि यार ये भी तो तेरा ही डिसीजन था। बोले मेरा डिसीजन था मतलब? बोले याद कर उस दिन को जब मूर्तिकार ने तुझे भी उठाया मुझे भी उठाया, तू और मैं दोनों एक अलग से पत्थर थे और हमारे ऊपर छेनी हथौड़ी से वार करना चालू किया, तू कराने लग गया, मुझे दर्द होता है, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं देखना, मेरे लिए मौका नहीं है, मैं बाद में करूंगा, मैं बाद में देखूंगा, मुझे दर्द होता है। और उस दर्द की वजह से तू भागने लग गया और तूने टूट गया, तू बिखर गया, तू, ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। पत्थर था, बोल तो सकता नहीं था, पत्थर पत्थर आपस में बात कर सकते हैं, मूर्तिकार में थोड़ी बोलेगा कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो टूट गया यानी कि भाग गया, जैसे कुछ लोग इग्नोर करने लग जाते हैं, और वो भाग के एक तरफ चला गया। लेकिन जो दूसरा पत्थर था, जब उस पर छेनी हथौड़ी का वार होना चालू हुआ तो उसे एक चीज पता थी, ये दर्द कुछ समय का है, कुछ समय का दर्द है। अगर एक बार उसने दर्द महसूस कर लिया, अगर इस दर्द को एक बार झेल लिया तो पूरी जिंदगी बन जाएगी। और वो दर्द था जिस दर्द की वजह से कहीं ना कहीं वो पत्थर, दोनों तो पत्थर थे लेकिन एक पत्थर को मूर्ति के रूप में पूजा जाता था और एक पत्थर को टाइल्स के रूप में उसके ऊपर चप्पलें उतारी जाती थी। पत्थर दोनों थे लेकिन डिसीजन का कमाल था दोस्त। आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं कि ड्यूस ऑफ का मौका हमें मिला, और भी लोगों को मिला, हो सकता है और भी लोगों ने किया हो, उन्हें भी मौका मिला हो, लेकिन थोड़ा सा कोई डायवर्जन मिल गया हो, किसी ने कोई बात बोल दी और इतनी सी बात में वो डाइवर्ट हो गए। वैसे भी आज की जनरेशन को डाइवर्ट करना कौन सी बहुत बड़ी चीज है, एक एक लाइन पे वो डाइवर्ट हो जाते हैं। उनके पास दुनिया भर की चीजों के लिए, गैर वाजिब चीजों के लिए समय मिल जाता है, टिकटॉक बनाने के लिए वीडियो मिल जाता है, फेसबुक चलाने के लिए समय मिल जाता है, व्हाट्सएप चलाने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन जैसे ही करियर बनाने की बात आती है, ड्यूस ऑफ करने की बात आती है, तो कुछ लोगों का जवाब ये भी आता है, सर बाद में करते हैं ना सर, देखते हैं सर। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आज आपके सामने जो अभिनीत साहू है, जो 3 लाख रुपए महीने का कमाकर आपसे बात कर रहा है, जो 50 लाख से ऊपर का स्टेटमेंट लेकर आपसे बात कर रहा है, जो 10.5 लाख के फोर्ड इको स्पोर्ट लेकर बात कर रहा है, इसी बीच में मैंने ड्यूस ऑफ के जरिए भोपाल में अपना एक बंगलो बनाया, छिंदवाड़ा के अंदर अपने फादर के द्वारा बनाए हुए घर को रेनोवेट किया, 7-7 बार विदेश की यात्राएं की। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 60 साल की उम्र तक पहुंचते तक में एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी के लिए, अपने करियर के लिए जिस तरह के सपने देखता है, अपने परिवार के लिए जिस तरह के सपने देखता है, वो पिछले 5 सालों के अंदर इसी ड्यूस ऑफ के जरिए मैंने अचीव किए। लेकिन ये सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था। उस समय मेरे लिए भी मुश्किल था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मंदी का दौर चल रहा था। मैं भी सोच सकता था कि बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन दोस्त मौका तो मौका होता है, पहचान गए तो मौका, नहीं पहचान पाए तो धोखा। लेकिन जिसने सही समय में मौके को पहचान लिया वो हर बॉल पे चौका देता है, हर बॉल पे चौका, हर बॉल पे चौका। और मुझे पता है यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब चौके छक्के मारने वाले में से हैं, ये सब लोग शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्त स्टार्ट कीजिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने मुझे इतना समय सुना, मुझे इतना ध्यान दिया, आपका अटेंशन मुझे मिला। और मेरा दोस्त आप लोगों को बहुत बेस्ट विशेस हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी, कल हमारी थी तो आज आपकी बारी है। स्टार्टअप कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत कीजिए, डिसीजन लीजिए। पैसा बचाकर कोई अमीर नहीं हुआ, 10,000 बचाकर ना आप करोड़पति हो जाएंगे और ना ही लगाने वाला गरीब हो जाएंगे, ना ही ये पैंडेमिक सिचुएशन पहली बार है, इसके पहले भी इससे बड़े बड़े हालात आ चुके हैं। लेकिन एक मौका है आपके लिए,
तो स्टार्ट कर दीजिए, डिसीजन लीजिए, फिर दोबारा मिलेंगे, फिर दोबारा बात करेंगे और वहां से हम आपको बताएंगे कि बिजनेस में आप कितना आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय डी सॉ। थैंक यू वेरी मच अविनीश सर का, और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का। सो वाइंड अप करेंगे, टेक अ डिसीजन। जिसके साथ आपने मीटिंग को अटेंड किया उससे आप बात करें और आज की आज में स्टार्टअप करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।